नरोत्तम चा को स्वागत करेंगे कमलधर भैया। पंचायत यहीं बगल में ही कार्यक्रम रखा गया था गढ़ टोला में। तो एक व्यक्ति ने विरोध किया कि हम 5 किलो, विजय बाबू हमारे जो नेता हैं उनके सामने ये कहा गया कि हम 5 किलो अनाज लेकर क्या करेंगे, आप अनाज रख लीजिए। जब सर ने कहा कि इसका अनाज काट दिया जाए तो वही व्यक्ति उनके पैर में लटक करके कहा कि नहीं कटवाइए। सोच लीजिए लोगों का विरोध करने का स्तर क्या है। और ये नहीं देख रहा है कि 5 किलो अनाज लोगों को कितना कुपोषण से बचा रहा है। जब लोग हॉस्पिटल में जाते थे दिखाने के लिए या कुछ भी करने के लिए तो सबसे पहले पेट रहेगा। जब तक लोगों के पास अनाज जाएगा तब तो आप हॉस्पिटल जाइएगा, जब तक खाइएगा तब तो कहीं पर जाइएगा, जब जिंदा रहिएगा तब तो हॉस्पिटल जाइएगा। तो 80 करोड़ लोगों को अंत्योदय योजना के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अनाज बांट रहे हैं। तो ऐसे आगे बात सभी रखेंगे, लेकिन हम अपने संक्षिप्त में अपनी बातों को रखते हैं। जैसे खेल योजना हुआ, हम सोचते हैं कि दुनिया, चाइना इतना मेडल जीत गया, अमेरिका इतना मेडल जीत गया, सभी देश जीत गए, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारत भी सबसे अव्वल नंबर पर रहे? तो उसके लिए क्या होगा? भ्रष्टाचार रहेगा तब होगा। उसके लिए हमें चाहिए लोगों के बीच फंड। आज अच्छा मैदान नहीं है तो मैदान बनने के लिए फंड चाहिए। लोगों के बीच बढ़िया एक्सरसाइज कराने वाले लोग नहीं हैं, जिससे कि बढ़िया जिम जो इंटरनेशनल लेवल का होता है उसको हम मैच कर सकें। तो आज हमारे बीच ये सब नहीं है। और इसी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बार 3,442 करोड़ बजट एलोकेट किए हैं। यह सोचने वाली बात है कि इतना किसी देश का, पाकिस्तान में इतना जो आज करोड़ रुपया मिल जाएगा तो देश चलने लगेगा। सोच लीजिए, हम लोग का इतना है प्रधानमंत्री का। का आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं। 2004 से 13 के बीच में 6 लाख, 2014 से 23 के बीच में 9 लाख। अब बताइए हम रोजगार ज्यादा दिए या कांग्रेस वाले देते हैं? तो अपनी बातों भैया बैठिए ना, आइए शशांक भैया बोल रहे हैं। जो हमें विषय वस्तु बोलने का मिला है वह सबसे पहले है देश की शिक्षा नीति, जो 2020 में हमारे देश के लिए जिस प्रकार से सोना और चांदी में अंतर किया जाता है उसी प्रकार से हमारे देश का शिक्षा नीति है। वर्तमान समय में जिस भी व्यक्ति को यदि शिक्षा नहीं मिलेगा वो बिन शिक्षा का वो अपना ना अधिकार के लिए लड़ सकता है और ना ही देश के लिए कोई आवाज़ बन सकता है। क्योंकि बिना स्किल्ड लोग, जो स्किल्ड नहीं रहेंगे तो जिस तरह से आज बेरोजगारों का भरमार लगा हुआ है उसी तरीके से, उसी को समझते हुए युवाओं के लिए 2020 शिक्षा नीति है। इसके बारे में हम अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहला इसका खासियत है कि इसमें 3 साल तक फ्री शिक्षा। दूसरा है कि किसी भी स्ट्रीम आप चुन लिए हैं, ग्रेजुएशन में चले गए हैं, उसके बाद यदि जो आपको बदलना है कि हमको साइंस लिए हुए हमको आर्ट्स में जाना है, हम आर्ट्स लिए हुए साइंस में जाना है, तो यह देश के लिए युवाओं को सोचकर, क्योंकि जब तक शिक्षा सिर्फ रोजगार से नहीं जुड़ेगा, आज लोग शिक्षित तो बहुत हैं, बहुत सारे शिक्षित हैं, लेकिन वो कमा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनसे शिक्षा से क्या करेंगे। लेकिन उद्योग के लिए सोचकर, क्योंकि 2017 में BBC के आर्टिकल में छपा हुआ एक खबर था कि महात्मा गांधी का पहला था कि हम यदि जिस भी देश में
शिक्षा लागू करेंगे तो शिक्षा जब तक लोगों को आमदनी का जरिया नहीं बनेगा वो शिक्षा कोई लायक नहीं रहेगा। और हमारे बीच बात आती है स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य इससे पहले हम दूसरे देश पर निर्भर करते थे। हमारे वित्त मंत्री जो पूर्व में यूपीए के थे, उनका नाम हम भूल रहे हैं, जिनको घोटाला में उनके बेटा पी चिदम्बरम, उनके छाती में दर्द भी करता था तो विदेश जाते थे। और अब हम अमेरिका को अपना दवाई सप्लाई करते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन। इसका भी आज भी प्रमाण है। ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारे देश के लिए यदि जो आप प्रधानमंत्री जी सिर्फ नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, तो ऐसा हमारा देश है। और आज का समय जब 400 पर हम चर्चा कर रहे हैं तो हम अपनी बात को कुपोषण पर रखना चाहेंगे। आज आप लोगों के बीच आया, मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देने आया हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आप लोगों से मोदी जी के लिए आशीर्वाद भी मांगने आया हूं। धन्यवाद इसलिए देने आया हूं कि हम लोग 2014 में बढ़िया आए, आप लोगों ने हमारी झोली कबल से भर दी। हम लोग 2019 में बढ़िया आए, फिर से आप लोगों ने मोदी जी पर विश्वास जताया और एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार थे उनको प्रचंड बहुमत से यहाँ से जिताने का कार्य किया। और आशीर्वाद इसलिए मांगना है कि बीते 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने भारत का जो गौरवशाली इतिहास था, उस इतिहास को पाताल से आकाश में ले जाने का कार्य किया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझें कि हमारे पास एक कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आज देश में 2 धुरे की राजनीति है। एक धुरा देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी है, और एक धुरा देश में 7 परिवारवादी वाली पार्टियों का घमंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस। निर्णय आप लोगों को करना है, आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको किनको मत देना है। ये जो 7 पार्टियों का मेल है, ना इनका मन का मेल मिलता है, ना इनके पास कोई नेता है, ना इनके पास कोई नीति है। और परिस्थिति ऐसी देखिए, मोदी जी से ये लोग इतना डर गए हैं कि ये 7 परिवारवादी लोग एक मंच पर बैठते हैं, मन मिलता नहीं है, फिर भी मंच पर बैठते हैं। कोई नेता तय नहीं कर सकता है, कोई नेता बनना भी नहीं चाहता है। कारण यही है, उन सभी लोगों को परिणाम पता है, देश की जनता ने यह तय किया है अब की बार 400 पार सीटें देकर एनडीए गठबंधन को भारत में प्रचंड बहुमत से विजय बनाना है। मित्रों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, मैं आप लोगों को मोदी जी के 10 साल में जो इन्होंने विकास के कार्य किए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उनसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना जरूर चाहूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है उसका एकमात्र ध्येय है, भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है भारत प्रथम, भारत विश्व में प्रथम, भारत विश्व में विश्व गुरु बने और पूरी देश का मार्गदर्शन करे, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे। लेकिन इनका ध्येय क्या है? सोनिया जी का ध्येय है राहुल बाबा को पीएम बनाना, लालू जी का ध्येय है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब का ध्येय है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का ध्येय है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का ध्येय है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, मुलायम सिंह का अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, संभाल नहीं पाए, अखिलेश जी फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो लोग हैं ये अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं? अपने बेटा बेटी भतीजे के लिए राजनीति करने वाले लोग देश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? किसानों का भला कर सकते हैं क्या? गरीबों का भला कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं मित्रों, ये सारा देश का जनता जानता है। इसीलिए आज देश ने तय किया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के गठबंधन को 400 पार ले जाना है। मित्रों, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो असंभव थे, और मेरा अपना अनुभव है, मैंने पुरानी सरकारों के बारे में पढ़ा है। अगर कोई सरकार किसी भी कंट्री में 20-25 साल भी रह जाए तो 3-4 युग परिवर्तन जैसे कार्य कर पाते, लेकिन मोदी जी ने 10 सालों में 50 से ज्यादा युग परिवर्तन वाले कार्य कर करके यह साबित कर दिया है कि देश का विकास करने का अगर ध्येय हो तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। मैं सुरक्षा की बात करता हूं।
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी से पूर्व मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी हमने 10 सालों तक देखा। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया जैसे लोग देश में घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, चले जाते थे, कोई उनको जवाब देने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार बनी, आप लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत किया, उन्होंने पुंछ का हमला किया, पुलवामा का हमला किया। 10 दिन के अंदर मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर करके पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाने का कार्य किया। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा की सोच। मित्रों, हमारे देश में हमारे कांग्रेस की 4 पीढ़ी 40 साल से मांग चल रहा था। इनकी 4 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन ये लोग हमारे वीर जवानों के मांग को पूरा नहीं कर पाए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने उनके 1 रैंक 1 पेंशन को माना और बड़े पैमाने पर उनके खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं बात करता हूं 370 की। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऑन रिकॉर्ड, यहां तक कि चंद्रशेखर जी ने भी कहा था 370 का जो नारा है आपका, ये भाजपा का, ये जुमला है, ये चुनावी नारा है। हमारे नेताओं ने उस समय कांग्रेस के नेताओं को कहा था कि एक दिन इस देश से 370 जरूर हटेगा, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी 370 को हटाने के लिए 1953 में अपना बलिदान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर में हमारा झंडा नहीं फहर सकता था। उसके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को वजीर आजम कहा जाता था, वहां के राज्यपाल को सदर रियासत राष्ट्रपति कहा जाता था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इन्होंने, हम लोगों ने, भारत की जनता ने मोदी जी को यह ताकत दिया और मोदी जी ने 370 हटाने का कार्य किया। और मेरे साथ प्रचंड आवाज में कहिएगा, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भाजपा की ओर और हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के कामों को युवाओं के बीच बताना और युवा लोग जान के क्या क्या काम किए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने विस्तार पूर्वक निशांत जी ने बताएं। इस पर विशेष नहीं जाना चाहता हूं कि आगे भी 4 कार्यक्रम है, उसके बाद पुनः पटना लौटना। मैं सिर्फ आप लोग से इतना ही आग्रह करूंगा कि मोदी जी ने जो भी कार्य किए उस सभी को जनता के बीच में रखना है। जैसे कोरोना काल में काम किए, 370 हटाएं, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, अंत्योदय में काम किए, मतलब जितने भी तरह की योजना के युवा के लिए किए, खेल के लिए, योग दिवस, योग के लिए जो काम किए, विश्व स्तर पर योग को लाने में मोदी जी का ही हाथ रहा। इस तरह के कई ऐसे कार्यक्रम किए मोदी जी जो विश्व स्तर पर भारत को जाना गया, विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए योगी जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों लगातार लगे हुए हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूं कि आने वाला समय अब हम लोग के बीच ज़्यादा समय नहीं है और जो भी एनडीए का यहाँ से प्रत्याशी हो, चाहे वो भाजपा का हो, जदयू का हो, रामविलास लोजपा का हो या हम का हो या उपेंद्र कुशवाहा पार्टी या जो भी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ता है, उनके हम लोग तमाम भाजपा के साथी, तमाम भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको बढ़िया नहीं पूरे यहाँ से प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। क्योंकि यहाँ से हम लोग का दायित्व इसलिए बढ़ जाता है कि लखीसराय जिला के ही माननीय मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी बनते, उनका भी प्रतिष्ठा है। अगर कम वोट से जितना तो तय है, लेकिन अगर अधिक वोट से मुंगेर जिला में अगर लखीसराय अधिक वोट लाता है एनडीए उम्मीदवार लोकसभा में, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी का और भी महत्व बढ़ेगा और हम सभी कार्यकर्ताओं का भी महत्व बढ़ेगा। इसलिए हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि सभी का प्रतिष्ठा रखते हुए, नरेंद्र मोदी के कामों को ध्यान में देते हुए, उनका जो विजन है कि 370 पार, एनडीए 400 पार, इसी विजन को रखते हुए हम लोग पुनः एक बार अब कार्यक्रम में, चुनावी कार्यक्रम में लग जाएंगे। आज उपस्थित मूलतः काम करने के लिए आए तो पहली बार यही डाक बांग्ला से, और हमारे जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष दीपक जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग पहली बार आज के इस युवा चौपाल कार्यक्रम
का जो उद्देश्य रखा गया है, ये उद्देश्य एक चुनाव हमारे सामने चुनौती तो है, लेकिन सिर्फ चुनाव हमारा उद्देश्य नहीं है। इस देश के अंदर राजनीति में युवाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए, युवाओं का राजनीति में दृष्टिकोण होना चाहिए, उस दृष्टिकोण को विकसित करना भी है। एक धारणा हमारे देश में बनी कि ये तो बच्चा है, ये तो किशोरावस्था में है, युवा अवस्था में है, ये देश में क्या परिवर्तन कर सकता है। ऐसी एक भावना हमारे अंदर घर कर गई थी, जिसके कारण आजादी के बाद भी हमारे देश में खुदीराम बोस बनना, भगत सिंह बनना, विवेकानंद बनना, शंकराचार्य बनना, ये सारे चैप्टर बंद हो चुके थे। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में स्थायी सरकार चला रही है, 2-2 टर्म, युवा मोर्चा का तो कार्यक्रम भाजपा के स्थापना काल से ही चल रहे हैं, लेकिन इन युवाओं के अंदर एक राजनीतिक दृष्टिकोण का निर्माण करना है। मित्रों, राजनीति में अगर युवा सशक्त नहीं रहेगा तो देश की व्यवस्था बेलगाम हो जाएगी। आप देखते होंगे आज ईरान की जो व्यवस्था बन गई, इराक में जो व्यवस्था बनी हुई है, अफगानिस्तान की जो दुर्दशा हो रही है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो दुर्दशा हो रही है, इसका यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो एक दिन के चमत्कार के कारण ऐसे विध्वंस नहीं हुए हैं। ये विध्वंस अनवरत चलते रहे इसलिए कि वहां का युवा राजनीति में दिलचस्पी नहीं दिखाया। मित्रों, दिलचस्पी नहीं दिखाया, इसलिए वहां की दुर्दशा हो रही है। भारत में कंसेप्ट दूसरा है कि यहाँ का युवा राजनीतिक दृष्टिकोण से पुष्ट है, इसलिए राजनीति के अंदर युवा अपना दृष्टि रखेगा। भारत के निर्माण में जो नीति बन रही है, वो नीति के निर्माण में अपना योगदान देगा, अपना सुझाव देगा, तभी हमारा देश सशक्त बनेगा। ये बदलाव के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। खुदीराम बोस 19 वर्ष के उम्र में फांसी पर झूल गए देश की आजादी के लिए। ये हमारी राजनीतिक चेतना थी मित्रों, राजनीतिक चेतना थी। भगत सिंह हमारे देश में आए, 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए और इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। ये युवाओं का दृष्टिकोण हमारे देश में रहा। मित्रों, अन्य देशों में ऐसे क्रांतिकारी युवा कभी पैदा नहीं होते, ये सिर्फ भारत में पैदा होते हैं। आप देखते होंगे भारत की चेतना को दुनिया में स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष के आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज उनकी प्रेरणा हमारे बीच जिंदा है। अपने विचारों में स्वामी विवेकानंद आज भी जिंदा हमारे बीच है, इसलिए कि वो युवा ऐसा युवा था जिसके अंदर राजनीतिक चेतना, आध्यात्मिक की चेतना और देश की चेतना थी, इसलिए विवेकानंद बन सके। आप देखते होंगे आदि शंकराचार्य की मैं बात करता हूं, देश में आध्यात्मिक चेतना को स्थापित करने का काम किया। वो उस समय देश हमारा अविश्वास के दौर से, नास्तिकता के दौर से गुजर रहा था, जब हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहे थे, हमारे स्पिरिचुअल बेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो उस समय आदि शंकराचार्य ने इस देश के अंदर आध्यात्मिक चेतना को स्थापित करने का काम किया और 32 साल के उम्र में वो भी दुनिया को टाटा बाय बाय करके चले गए। इसलिए आप युवा बनिए, युवा ऐसा बनिए कि देश के राजनीति के लगाम को पकड़िए। देश की जो दशा और दुर्दशा है उसका मूल्यांकन अपने दृष्टिकोण से कीजिए, अपने दिलो दिमाग से कीजिए कि इन युवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सी पार्टी आगे आ रही है, राजनीतिक चेतना उसके अंदर डालने का कौन काम कर रहा है। आज देख रहे हैं कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे बड़ी बड़ी घटनाएं देश में होती थी, युवाओं के अंदर एक हताशा का माहौल पैदा हो गया था। देखते थे कि बाहर से आया हुआ आतंकवादी 250 लाशें इस देश के अंदर गिराते थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ कड़ी निंदा करते थे। आज युवाओं का जागता हुआ देश है। आज देखते होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है। इसका एक दायित्व भी है, ज्यादा संख्या में हम रहे ये बड़ी बात नहीं है, संख्या कम भी रहे लेकिन दुनिया में प्रभावशाली रहे, ये महत्व की बातें हैं। इसको कहां से स्थापित हम करेंगे? इसको स्थापित करने के लिए
हमारे अंदर राष्ट्र की चेतना होनी चाहिए। वो राष्ट्र की चेतना कहां से निर्मित होगी? वो ऐसे कार्यशाला में निर्मित होगी, जब अपने सरकार के कामों का आप मूल्यांकन करेंगे, देश की घटनाओं का मूल्यांकन करेंगे, देश के विकास का मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन के हिसाब से राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा।